हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम अगेन। अच्छा बाबा, चैप्टर नंबर 19 पे बात है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस का मतलब क्या है, इस तरह से पूरी कहानी। ओके सुनो। अच्छा, एटॉमिक न्यूक्लियस के हिसाब से अगर सिंपली बात की जाए तो भाई न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करके इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। और बताइए, ऑब्जर्व किया कि आपने पढ़ा होगा बुनियादी केमिस्ट्री में कि सम रेज वर बाउंस बैक। कुछ रेज जो ना वो वापस आ रहे थे जब वो फायरिंग कर रहा था किसी भी गोल्ड फॉयल पे। तो ही कंक्लूडेड कि इस बीच में कोई ऐसी चीज़ है जिस वजह से ये सब कुछ होता है, और उसका नाम रखा गया एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी इसने की। अच्छा, जितने भी आमतौर पे न्यूक्लियस हैं उनकी जो साइज़ है वो कितनी होती है उसके बारे में बात कर लें तो तकरीबन या अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज 10⁻⁻14 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, जो आमतौर पे न्यूक्लियस की शेप होती है दैट इज़ व्हाट यू से कि रैंडम स्फीयर, स्फेरिकल शेप होती है, कोई बड़े तो कोई छोटे, इस तरह के ऐसे होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये एक सादा सा सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। चलो, क्लासिकल न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं, उसके बाद हम मजीद कंटिन्यू करते हैं बेटा। क्लासिकल न्यूक्लियस, अब बताइए न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए गए। किस चीज़ को देख के हमने देखा कि न्यूक्लियस में से ये सब कुछ होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि रदरफोर्ड ने बता तो दिया कि ऐसे होता है, पर अंदर क्या होता है उसके लिए जो उससे रेडिएशन निकलती है ना, उन रेडिएशंस को देख के पता चला कि अंदर बुनियादी तौर पर होता क्या है। पुराने ज़माने में, जो कि गलत कॉन्सेप्ट था, क्लासिकल आइडियाज़ का गलत है, पर पुराने ज़माने की बात क्या थी पहले मैं वो समझा दूं, जिसको मतलब क्लासिकल न्यूक्लियस। अच्छा, क्लासिकल न्यूक्लियस के तौर पे कहा गया कि भाई जैसा कि न्यूक्लियस जो होते हैं ना उनसे मुख्तलिफ रेडिएशन निकलती हैं, और पुराने ज़माने में ऑब्जर्वेशन सिर्फ ये थी कि एक रेडिएशन है जो कि पॉजिटिव रेडिएशन निकलती हैं और एक रेडिएशन है जो कि नेगेटिव रेडिएशन निकलती हैं। जो पॉजिटिव रेडिएशन निकलती हैं ये बताती हैं, इट सजेस्ट, ये हमें क्या बताती हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ, ये हमें किस चीज़ का एग्जिस्टेंस बताती हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। ये हमें बताते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कोई प्रोटॉन्स मौजूद हैं, जब भी हम सिंपली कह सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे ये मौजूद है। अच्छा, जो नेगेटिव रेज है ना, ये हमें क्या बता रहे हैं, पुराने ज़माने में लोगों का ये भरोसा था या लोग जो मानते थे वो इस तरह से कि नेगेटिव रेज क्या बता रहे हैं, इट एक्चुअली सजेस्ट दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अंदर मौजूद हैं। ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इनका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा गया, जो इस तरह से ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है। अब पता है क्या है, पुराने ज़माने के मुताबिक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अंदर मौजूद होते हैं। ये एक दूसरे को यहाँ पे बॉन्ड भी कर लेते हैं, और यूँ आप सिंपली कह सकते हो कि भाई ये न्यूक्लियस अपनी ओरिजिनल स्टेट में हो जाता है। जब न्यूक्लियॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, मतलब जो न्यूक्लियर स्पेशीज़ या प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाती है, तो इनसे रेडिएशन निकलती है। जो रेडिएशन निकलती हैं दैट इज़ ओनली बिकॉज के एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इज देयर। बात खत्म। पुराने ज़माने में ऐसे होता था। ठीक है। अच्छा, पर ऑब्जर्वेशन कुछ की गई कि यार बात सुनो, अगर, अच्छा पता है क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग भी होते हैं, आमतौर पे न्यूक्लियस के सराउंडिंग भी होते हैं और ये भी होते हैं। तो लोगों ने पहले तो भरोसा किया चलो ठीक है ऐसे ही होता होगा, पर कुछ वक्त के बाद ये इनकी एनर्जी कंपेयर की गई। क्या मतलब, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वो कंपेयर की गई। क्या मतलब, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में होती है ना, तकरीबन ऐसे समझ लो, वो ऑलमोस्ट आप समझ लें तकरीबन 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 10⁻³। अच्छा बाबा, 10⁻³ का मतलब है 1000। ठीक है ना। 10⁻³ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 10⁻³ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है जब वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमते हैं। तो पर जो बीटा रेज निकलते हैं, इसका नाम हम बीटा कहते हैं, पर यह कहा गया कि नेगेटिव रेज जो निकलते हैं ये बुनियादी तौर पे आपके बीटा रेज ही समझे गए शुरुआत में। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन समझे गए बुनियादी तौर पे। तो कहा गया कि ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या करा, एनर्जी कंपेयर की। जो नेगेटिव रेज निकलते हैं ना, इनकी एनर्जी ऑब्जर्व की गई
कि देयर एनर्जी, मतलब जो नेगेटिव रेज बीटा पार्टिकल जिसको हम कहते हैं ना, इनकी रेज तकरीबन ऐसे समझ लो कि वेरीज, या इनकी जो एनर्जी होती है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अब आमतौर पे एनर्जी होनी कितनी चाहिए? 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन है ना तो 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, पर प्रैक्टिकली देखा गया कि इतना एनर्जी इसमें अमाउंट है नहीं, तो ये सारी कहानी मिसमैच हो रही थी। एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस वाज एक्चुअली अंडर क्वेश्चन, कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कैसे हो सकते हैं? अगर मान भी लें कि होते हैं तो इतना बड़ा एनर्जी का गैप कैसे होगा, मतलब इतना बड़ा एनर्जी का डिफरेंस आएगा, एनर्जी मिलती जुलती हो। तो ये कहा गया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी माने में आप सिंपली कह दो कि एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस वाज नॉट एक्सेप्टेड, या इट वाज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा एनर्जी का डिफरेंस हो नहीं सकता। हाँ, थोड़ा आगे पीछे तो चलता है। तो पुराने कॉन्सेप्ट के मुताबिक न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है, मतलब ये अंडर क्वेश्चन मार्क आया। क्योंकि ये जब की बात हम करते हैं व्हेनेवर वी फाउंड एटॉमिक या वी फाउंड इलेक्ट्रॉन, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की ना, जब जाके हमने एनर्जी की कंपैरिजन की कि यार अगर इस तरह से मैचिंग हो तो इस तरह का या इतना बड़ा फर्क कैसे मुमकिन है, हो ही नहीं सकता। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी कंपैरिजन के बाद पता चला कि ऐसा नहीं होता। फिर एक और साइंटिस्ट था जिसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, दैट वाज जेम्स चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किए, और हम उसके बाद ये कहने लगे, या उसके बाद ये मतलब ऑब्जर्वेशन हुआ कि न्यूट्रॉन वो स्पेशीज हैं चैडविक एक्सपेरिमेंट के बाद जो कि एटॉमिक न्यूक्लियस में होते हैं। और यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ हम सिंपली कह सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन भी होते हैं, और साथ साथ में आप सिंपली कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट न्यूट्रॉन्स एज वेल, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन हुई। तो अब जाके हमें कंप्लीट एक न्यूक्लियस ऑब्जर्व हुआ, जो कि अब हम पढ़ना चाहेंगे, दैट इज द मॉडर्न न्यूक्लियस, या आमतौर पे आजकल जो आप न्यूक्लियस पढ़ते हो ये किस तरह का होता है, इसकी हम बात करते हैं। अच्छा बाबा, एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसका नाम हम रखते हैं न्यूक्लियॉन। और न्यूक्लियॉन का मतलब ये कहा गया कि भाई प्रोटॉन भी होते हैं, और आप साथ साथ कह सकते हो न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, ठीक। तो इस तरह से न्यूक्लियर स्ट्रक्चर यही है। अच्छा, किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं एक्स से। एक्स इज द रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, वट एवर सो यूरेनियम। अच्छा, हम दो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। कौन सी दो चीज़ें, ज़रा देखो। एक होता है यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हो Z, और एक होता है आपका A। ये जो Z है ना, ये बुनियादी तौर पे शो करता है न्यूक्लियस की चार्ज नंबर, या हम इसको कह सकते हैं प्रोटॉन की तादाद कितनी है इस पे, या आमतौर पे आप इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हो, पर यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे एज ए चार्ज नंबर, ठीक है ना। अच्छा, जो A है ना बाबा, ये शो करता है किस चीज़ को, मास नंबर को शो करता है, या हम इसको कह सकते हैं ये शो करता है न्यूक्लियस नंबर को। और न्यूक्लियस नंबर का मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं किसकी बाबा, न्यूक्लियॉन की। बोले तो आप बात करना चाह रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है। अच्छा, तो सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रोटॉन की तादाद कितनी होती है, कैसे पता चले, बड़ा सिंपल है, Z से पता चलता है। अच्छा, न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, हमें कैसे पता चले। न्यूट्रॉन की तादाद अगर आपने मालूम करनी है तो बड़ा सिंपल है, जो टोटल मास है या जो टोटल न्यूक्लियस नंबर है उससे आप प्रोटॉन की तादाद माइनस कर लें, आपको न्यूट्रॉन की तादाद मिल जाएगी। बड़ी सादी सी बात है। तो जो सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, वो न्यूट्रॉन्स इस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो नाउ वी बिलीव कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियर स्पेशी बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ओके, अब कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो कि अंदरूनी तौर पे स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो इनफ है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हम बात क्या करते हैं कि दीज आर सेड टू बी अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अब वो कौन से होते हैं, किस तरह से, तो इसके लिए आप ये बात ध्यान में रख लो कि जहां पे न्यूट्रॉन की तादाद n, इफ n इज ग्रेटर देन z, n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन z, तो आप ध्यान में रखो वो आपके एटम
स्टेबल न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस आपके स्टेबल समझे जाते हैं। स्टेबल न्यूक्लियस हम किसको कहते हैं? वो न्यूक्लियस जिसमें जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन है उसकी जो तादाद है ना, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द चार्ज नंबर, और जहाँ पे भी चार्ज नंबर से ज़्यादा होगा हम सिंपली बात करेंगे उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी होती है, या आप सिंपली कह दें कि वो स्टेबल आपका होता है। असल में बॉन्डिंग फोर्स है, बाइंडिंग फोर्स है, जो आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि भाई न्यूट्रॉन की तादाद बड़ी होगी तो स्टेबल होगा, अगर न्यूट्रॉन की तादाद कम होगी तो हम सिंपली बात क्या करेंगे कि वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। अब इनकी स्टेबिलिटी किस तरह से हो जाए तो थोड़ा इस पर हम थोड़ा सा बात इस तरह से कर दें। आगे जो आपका बाइंडिंग फोर्सेस है या जो आपका मास डिफेक्ट है या जहाँ पे आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है वहाँ पे हम बात करेंगे। अभी मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा, आगे हमारा टॉपिक है उसमें हम ये बात कर लेंगे। बहरहाल अच्छा, तो एटॉमिक न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है किस पे बेटा? न्यूट्रॉन की तादाद पे। अगर न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा है तो वो स्टेबल न्यूक्लियस होता है, अगर न्यूट्रॉन की तादाद कम है तो वो अनस्टेबल होता है। ये बात आप समझ लो, जनरल हम ऐसे कहते हैं। फिर पता क्या, जो छोटे वाले न्यूक्लियस है ना उसमें न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से डबल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यूरेनियम है ना, यूरेनियम में 143 न्यूट्रॉन्स होते हैं जबकि प्रोटॉन होते हैं 92। फिर भी यूरेनियम रेडियोएक्टिव है, क्यों? क्योंकि यूरेनियम में प्रोटॉन अपना जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो ज़्यादा तो है पर उसके डबल साइज जितना होने चाहिए। तो जो बड़े न्यूक्लियस हैं उसमें कंडीशन होती है कि न्यूट्रॉन की तादाद बेशक बड़ी हो पर दैट मस्ट बी ट्वाइस टू दैट ऑफ चार्ज नंबर, या डबल होनी चाहिए तो काम होगा, वरना नहीं होगा। बड़ी सादी सी बात। चलो बाबा, एक चीज़ ये जो इसके आपके सामने है, इसका मतलब हमारे यहाँ कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिसमें इस तरह के न्यूक्लियस पाए गए जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद कम होती है, इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर सेड टू बी अनस्टेबल न्यूक्लियस। अच्छा, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट है उसके एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस हमें ऑब्जर्व हुए, जिसको हम नाम रखते हैं आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब बाबा यही कि चार्ज नंबर सेम है पर जो मास नंबर है या जो न्यूक्लियस नंबर है वो मुख्तलिफ है। अब न्यूक्लियस नंबर मुख्तलिफ क्यों है? कोई भी ले लेना, सुनो, अगर आप कोई भी आइसोटोप समझ लें या कोई भी आइसोटोप ले लें तो उसमें पता क्या होता है? चार्ज नंबर सेम होता है पर उसमें जो मास नंबर है ना वो बड़ी सादी सी बात है कि आप कह सकते हैं डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस नंबर अलग है, उसीलिए क्योंकि हम कहते हैं कि भाई उसमें जो न्यूट्रॉन्स है ना उनकी तादाद जो है ना, न्यूट्रॉन्स का जो तादाद है वो मुख्तलिफ होता है। मिसाल की तौर पे बड़ी सादी सी बात हम करते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका 1H1 भी होता है, हाइड्रोजन आपका 1H2 भी होता है, हाइड्रोजन आपका 1H3 भी है। तो ये प्रोटियम या प्रोटॉन, ये ड्यूट्रियम या ड्यूट्रॉन कहते हैं इसको, और ये ट्राइटियम या हम इसको ट्राइट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखें, आपका एलिमेंट एक ही है, कौन सा? हाइड्रोजन। एलिमेंट एक ही है पर एक ही एलिमेंट के कुछ ऐसे जो कि स्टेबल हैं, कुछ ऐसे जो कि गैर मुतवाज़िन हैं। तो दिस इज ऑल बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन एक्चुअली। तो ये बात बेटा आप ध्यान में रख लो। और अभी तक जितने भी आपने एलिमेंट देखे हैं या डिस्कवर किए ना उसमें 5% ऐसे होंगे जो कि स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, बाकी सारे के सारे आमतौर पे हम रेडियोएक्टिव समझते हैं। रेडियोएक्टिव का मतलब है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं। यूजुअली 82 से ज़्यादा जो भी हैं वो रेडियोएक्टिव कहलाते हैं, अनस्टेबल कहलाते हैं, सीधा साधा। पर 82 से कम वाले आपके आमतौर पे रेडियोएक्टिव नहीं होते, उनको मसनूई तौर पे, उनको आर्टिफिशियली तौर पे रेडियोएक्टिव बनाया जा सकता है पर वो खुद नेचुरली है नहीं। पर उसमें भी जो उनके आइसोटोप्स हैं वो भी इस तरह से रेडियोएक्टिव हो सकते हैं। हम बोलें स्टैंडर्ड जो उनका न्यूक्लियस है उनकी बात करें। चलो, अब जो अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है? रेडिएशन होता है, और रेडिएशन वाला जो प्रोसेस है जिस वजह से वो रेडिएशन करते हैं इसका नाम हम रखते हैं बाबा, दैट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का बड़ा जो सादा कॉन्सेप्ट है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से होता है। और रेडियो एक्टिविटी का बड़ा सा सिंपल यही कि आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे आप बात करते हो द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन या स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। आप सिंपली इसको इस तरह से बात करते हो। अच्छा, इस रेडियो एक्टिविटी के बारे में जिस बंदे ने बताया दैट वाज हेनरी बेकरल।
हेनरी बैकरल ने हमें इसके बारे में बताया। ठीक है, अच्छा, हेनरी बैकरल ने जिस एलिमेंट के हिसाब से बात करी वो था यूरेनियम, और यूरेनियम 235 जो आइसोटोप है उसके बारे में। अच्छा, 2 साल के बाद 2 साइंटिस्ट और थे, हस्बैंड वाइफ, जिसको एक था आपका पेरी क्यूरी और दूसरा था मैरी क्यूरी। अच्छा, पेरी और मैरी क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम के बारे में काम किया। इन्होंने बताया कि अलॉन्ग विथ यूरेनियम वी आल्सो कैन से कि पोलोनियम एंड रेडियम आर आल्सो रेडियोएक्टिव। ठीक है ना, तो डिसइंटीग्रेशन वाला ये प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं रेडियोएक्टिविटी। अच्छा बाबा, अब इसने एक्सपेरिमेंट किया, किसने? वही आपका बैकरल। इसने देखा कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से पता ये चलता है कि जो यूरेनियम है 235, उसमें 3 तरह की रेडिएशंस निकलती है। अच्छा, इसने ये तजुर्बा ऑब्जर्व या ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया, थोड़ा देखो बेटा। इसने इलेक्ट्रोड यहाँ पे ऑब्जर्व करें कुछ इस तरह से। ये इलेक्ट्रोड है जो कि नेगेटिव पे मेंटेन किया गया, नेगेटिव पोटेंशियल, तो हम इसका नाम रखते हैं कैथोड। और एक आपका पॉजिटिव पे अपने मेंटेन करा, इसका नाम हम रखते हैं एनोड। तो एक था कैथोड और एक था एनोड, आप सिंपली कह सकते हैं। तो कैथोड और एनोड इसने यहाँ पे इस तरह से रखे। अब देखो जरा, इसने देखा कि चंद रेडिएशन हैं जो ऑब्जर्व हो रही हैं, जिसमें से कुछ इस तरह की जो कि कैथोड की तरफ चल पड़ी, और कुछ इस तरह सी जो कि एनोड की तरफ चली गई, और कुछ इस तरह सी थी जो कि सीधा आगे चली गई इस तरह से। नाउ द रेडिएशन, वो रेडिएशन जो नेगेटिव की तरफ गई, इसका मतलब पक्की बात है कि उसमें कुछ पॉजिटिव थे। जब भी वो गए ना, पॉजिटिव थे का मतलब ये कि उसमें नेचर जो थी या रेडिएशन की जो तादाद थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी। उस वजह से उनका जो डिफ्लेक्शन है ना, इस तरह से हुआ। उसी तरह से आप सिंपली बात कर सकते हैं। अच्छा, तो सुनो, एक बड़ी सादी सी बात हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाई सम रेडिएशन वर ऑब्जर्व टू मूविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टू कैथोड बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, और कुछ ऐसे थे जो कि इसकी तरफ गए, दैट वाज नेम्ड एज नेगेटिव रेज, इस तरह। और कुछ इस तरह से थे जो बगैर किसी डिफ्लेक्शन के चल पड़े, इसका मतलब उनमें अट्रैक्शन हुई नहीं। अच्छा, नाम का क्या यहाँ पे रखा गया बाबा? जो रे नेगेटिव की तरफ गए, पक्की बात है वो पॉजिटिव थे ना, तो इनकी स्ट्रक्चर को देखा गया, या इनकी पहले तो डिफ्लेक्शन से पता चला कि भाई ये बुनियादी तौर पे आपके अल्फा रे है। इनका नाम शुरू में हम क्या रखते हैं, या इसका नाम क्या रखा गया, दैट वाज ऑल अबाउट अल्फा। अच्छा, तो दीज वर ऑब्जर्व एज पॉजिटिव रे, जो अल्फा रेज है ना वो पॉजिटिव रेज समझे गए। अच्छा, दूसरा जो नेगेटिव की साइड पे गए अट्रैक्शन की वजह से, इनका नाम रखा गया बीटा। तो ये जो बीटा रेज है ना, या जो नेगेटिव रेज हैं, इनके लिए कहा गया कि भाई ये उसलिए गए क्योंकि इनके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव थी। और कुछ ऐसे थे जो बगैर किसी डिफ्लेक्शन के चले गए, तो इसने क्या किया, आगे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी, और द रेडिएशंस वर ऑब्जर्व टू स्ट्राइक ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, और इनका नाम रखा गया गामा रे। तो गामा रेज वो हैं जो कि किसी भी तरफ नहीं गए, मतलब दे वर रिमेन अनरिफ्लेक्टेड, दे आर सेड टू बी न्यूट्रल, ना इधर ना उधर बाबा, सीधे चले गए, इसका मतलब न्यूट्रल है। अच्छा, अल्फा रे के बारे में क्या कहा गया कि इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनका जो चार्ज नंबर है वो 2 है, इनका जो मास नंबर है वो 4 है। और ये चीजें कौन से न्यूक्लियस में हुआ करती हैं, हीलियम न्यूक्लियस में। उसीलिए कहा यह गया कि दीज आर ऑल अबाउट हीलियम न्यूक्लियर। ये हीलियम न्यूक्लियस समझे गए यहाँ पे ना। अच्छा, हीलियम की जो आम स्ट्रक्चर होती है 2He4, ये अल्फा रे हीलियम न्यूक्लियर समझे गए, चार्ज नंबर 2 और मास नंबर ये। अच्छा बाबा, जो बीटा रेज है ना वो नेगेटिव रे समझे गए, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रॉन से मिलती जुलती थी, तो इसका नाम जो रखा गया कि भाई दीज आर नेगेटिवली चार्ज फास्ट इलेक्ट्रॉन। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं नेगेटिवली चार्ज फास्ट इलेक्ट्रॉन की तरह थी। ठीक है। अच्छा, जो अल्फा रे निकले ना, इसकी जो स्पीड है वो काफी कम थी, इनकी जो स्पीड है तकरीबन ऐसे समझ लो 1/10 to 100th ऑफ लाइट से थी, कम थी काफी। और जो आपके बीटा रेज की इनकी स्पीड रिलेटिव टू अल्फा रेज बहुत बड़ी होती है, मतलब इट वाज 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, या लाइट का 1/5 है समझ लें।
अच्छा, जो रेडिएशन बगैर डिफ्लेक्शन के चल पड़े इसका नाम हम क्या रखते हैं? गामा रे। अच्छा, गामा रे में क्या था? ना चार्ज ना मास था। कहा ये गया कि भाई ये सारे के सारे रेडिएशन न्यूट्रल हैं, और ये भी कहा गया कि दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, दे कैरी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनकी जो स्पीड होती है ना, वो बाकायदा तौर पे आप सिंपली कह सकते हैं दैट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू लाइट। रोशनी या आमतौर पे स्पीड ऑफ लाइट है ना, उसके बराबर होती है। तो तजुर्बा जो किया गया था ना, इसमें देखा गया कि न्यूक्लियस से जो रेडिएशन निकलती हैं वो आपकी अल्फा बीटा गामा इस तरह की ये होती हैं, ठीक है। सो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज परफॉर्म बाय ग्रेटमैन बेकरल, ठीक है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि खुद ही रेडिएशन करते हैं। अच्छा, जब रेडिएशन करते हैं ना तो पता क्या होता है? साइज में तब्दीली आती है। किसकी साइज? एटॉमिक न्यूक्लियस की साइज। एंड द डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस ड्यू टू रेडिएशन, इसका नाम हम रखते हैं रेडियो एक्टिव डिके। हम इसका नाम क्या रखते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके का यही मतलब कि भाई देयर इज अ डिक्रीज इन साइज ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू रेडिएशन। न्यूक्लियस की साइज में कमी आती है रेडिएशन की वजह से, इसको हम कहते हैं डिके। अब क्योंकि 3 तरह की रेडिएशन है तो डिके भी 3 तरह के ऑब्जर्व किए गए। हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि भाई अल्फा डिके में या अल्फा डिके से क्या होता है। व्हाट हैपेंस फॉर अल्फा डिके? अल्फा डिके में क्या होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा सुनो, मिसाल के तौर पे ये है वो न्यूक्लियस जो कि बिफोर डिसइंटीग्रेशन था। अच्छा, जब ये अल्फा डिके करेगा ना, अल्फा डिके का मतलब है हीलियम न्यूक्लियस जितना फर्क आए, तो पता है क्या? चार्ज नंबर आपका यहाँ पे बनेगा Z-2, जो मास नंबर है वो बनेगा A-4। देखिए ना, यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। -2 + 2 कैंसिल है, आपका जवाब वही बना। -4 + 4 कैंसिल है, आपका जवाब वही बना। तो डू रिमेंबर, जब अल्फा इमिशन होती है या जब अल्फा डिके होता है तो चार्ज नंबर डिक्रीजेस बाय 2, और जो मास नंबर है या न्यूक्लियस नंबर है दैट डिक्रीजेस बाय 4। आप यूं भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट, व्हेन अल्फा डिके एग्जिस्ट तो चार्ज नंबर और मास नंबर पे इस तरह का फर्क आ जाता है। ये बात हम कब करते हैं? वेन एवर वी ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ अल्फा। अल्फा मतलब हीलियम न्यूक्लियस, जब इस तरह से आप निकालेंगे तो इसमें ये बातें आ जाती हैं। अच्छा, अब हम सिंपली एक सादी सी बात करना चाहते हैं कि अल्फा डिके प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हम किस तरह करें। तो उसके लिए बड़ा सादा सा मिसाल है रेडियम और रेडॉन का। सुनो, आमतौर पे रेडियम जो है ना, रेडियम का जो चार्ज नंबर आप लेते हो दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से 88 आपका होता है ना, और जो रेडॉन आपका होता है 86। तो बड़ा सादा सा मिसाल मैं लेता हूँ, आप इस चीज को थोड़ा समझेंगे। सुनो बेटा, मिसाल के तौर पे रेडियम जिसका चार्ज नंबर 88 है, 226 इसका मास नंबर है। व्हेन इट अंडरगोज अल्फा डिके, जब ये हीलियम इमिट करता है तो 88 में से 2 गए, बाकी बचे 86। अच्छा वाला 226 से 4 गए, बाकी बचे 222। पीरियडिक टेबल का 86 वाला बनता है रेडॉन। तो डू रिमेंबर, रेडियम जब एक अल्फा इमिट करता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू रेडॉन, यूं कह दो। सच काइंड ऑफ डिके इज एक्चुअली कॉल्ड एज अल्फा डिके। अल्फा डिके में ऐसे होता है। अच्छा बाबा, एग्जैक्टली इसी तरह से बीटा डिके भी होते हैं। बीटा डिके मतलब बीटा के साइज पे भी फर्क पड़ता है। वेन एवर वी ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर, तो बीटा में भी ऑब्जर्वेशन होती है। तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। बीटा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, पर बीटा के 2 किस्म बताएं। एक होता है नेगेटिव बीटा जो आमतौर पे ऑर्डिनरी बीटा कहते हैं, और एक होता है बाबा पॉजिटिव बीटा। अच्छा भाई, नेगेटिव बीटा में क्या होता है या पॉजिटिव में क्या होता है थोड़ा समझ लो। ये एटॉमिक न्यूक्लियस है जिसने डिसइंटीग्रेशन करनी है, तो जब ये बीटा नेगेटिव करता है तो नया वाला जो भी आपको मिलेगा न्यूक्लियस, इट्स चार्ज नंबर इंक्रीजेस बाय 1, पर देयर इज नो इफेक्ट टू द मास नंबर। पहली बात ये कि बीटा डिके जब निकलता है या बीटा डिके जब होता है
तो मास नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर ओनली चेंजेस एग्जिस्ट इन द चार्ज नंबर। चार्ज नंबर या तो प्लस होता है या तो -1 होता है। अगर माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस करना है, क्योंकि आपने इक्वेशन बैलेंस करनी होती है। तो जब आपने माइनस देना है, मतलब बीटा नेगेटिव निकला, तो आपने यहाँ पे प्लस करना है। अच्छा, इस बीटा डिके का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रॉन डिके। इसका नाम हम क्या रखते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डिके। पर ये पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव बीटा में कैसे होता? थोड़ा देखो इधर, ये है एटॉमिक न्यूक्लियस जिसने डिसइंटीग्रेशन करनी होगी, और डिसइंटीग्रेशन में कौन सा निकलना चाहिए? बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव में क्या होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन जो आपकी होती हैं पॉजिटिव, अगर मैंने मेंटेन करना है तो डेफिनेटली आई नीड टू गो थ्रू माइनस, यहाँ पे माइनस करो, पर देयर इज नो अफेक्ट टू द मास नंबर अगेन। देखिए ना, पॉजिटिव बीटा निकलेगा तो यहाँ पे माइनस करो, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में बैलेंस हो जाए, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो। माइनस है तो आमतौर पे इस तरह आप ऐसे करो। पॉजिटिव बीटा को कहते हैं पॉजिट्रॉन डिके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है वो भी होता है, आपने पढ़ा। तो यहाँ पे इसका नाम रखते हैं हम पॉजिट्रॉन डिके। अगर एंट्री में सवाल आ जाए कि भाई उसने खाली लिखा है बीटा डिके, तो हम क्या करें? तो फिर आप क्या समझेंगे? ऑर्डिनरी बीटा नेगेटिव समझोगे, मतलब आप ये वाला रिएक्शन समझोगे, ये वाला नहीं। ठीक है, तो यू नीड टू गो थ्रू इन दिस वे। ओके, तो जितने भी आप एलिमेंट आमतौर पे इस्तेमाल करते हो, या जितने भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होते हैं ना, तो उसमें आप इस तरह की ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक बड़ा सादा सा एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं, आपको थोड़ा वाज़ेह हो जाए, आपके लिए थोड़ा क्लियर हो जाए। बीटा नेगेटिव के हिसाब से बड़ा एक मिसाल हम कर लेते हैं। इधर देखोगे, सुनो, कोई भी एलिमेंट, भला लेड ले लेते हैं, 82 और 214, ये लेड एलिमेंट है। इसने क्या किया? इसने एक बीटा नेगेटिव इमिट किया, तो चार्ज नंबर इंक्रीज होगा, ऊपर आपने पढ़ा। अच्छा, पहले था 82, अब बनेगा 83, बट देयर वोंट बी अफेक्ट टू द मास नंबर। अब पीरियोडिक टेबल का कौन सा एलिमेंट है जो कि 83 होता है? बिस्मथ होता है, तो हम बात करते हैं बिस्मथ बनेगा। बीटा नेगेटिव के साथ बिस्मथ बनेगा। तो देखिए, अल्फा में चार्ज नंबर मास नंबर दोनों चेंज, बीटा में सिर्फ और सिर्फ चार्ज नंबर चेंज। अच्छा, तीसरा डीके बी होता है जिसको हम कहते हैं गामा। गामा डीके। गामा डीके में पता क्या हुआ है? गामा डीके के हिसाब से आप ये ध्यान में रख लो, क्योंकि ये मासलेस चार्जलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटॉन है, ना इनका मास है ना चार्ज है, तो इसके लिए आप ध्यान में रख लो कि भाई गामा डीके के हिसाब से ना चार्ज नंबर पे फर्क पड़ेगा और ना ही न्यूक्लियस नंबर पे फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर इसका है क्या कमाल, या इसका रोल क्या है? तो थोड़ा देखो, पता क्या होता है? ऐसे होता है, मिसाल की तौर पे कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अब ये थोड़ा समझ लो, इसमें काम आ जाएगा आपका। भाई अनस्टेबल न्यूक्लियस में 3 तरह के रेडिएशन होते हैं, अल्फा बीटा गामा, पढ़ा ना हमने। पर पता क्या है, पहले अल्फा बीटा साथ निकलते हैं, गामा साथ नहीं निकलता। अल्फा और बीटा सबसे पहले निकलते हैं, तो क्या हो जाता है? एटॉमिक न्यूक्लियस की एनर्जी इरेगुलर हो जाती है अंदरूनी तौर पे, तो इस न्यूक्लियस का नाम हम रखते हैं एक्साइटेड न्यूक्लियस। किस तरह का? दिस इज व्हाट यू से, एक्साइटेड न्यूक्लियस। अच्छा, दोबारा से, भाई पहले क्या निकलता है? अल्फा बीटा। तो एटम क्या मतलब न्यूक्लियस क्या हो जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड मतलब एनर्जेटिक या इस तरह से रेगुलर हो जाता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो न्यूक्लियस ने खुद को मेंटेन करना होता है एनर्जी इमिट करवा के, जो अनबैलेंस एनर्जी है, जो एनर्जी ऊपर नीचे थोड़ी भी हो गई है, वो उसने इमिशन करनी होती है, और वो जो इमिशन ये करता है इन द फॉर्म ऑफ गामा करता है। तो फिर आप सिंपली कह सकते हो कि आपका स्टेबल न्यूक्लियस मिलता है। बड़ी सादी बात है। तो अल्फा एंड बीटा साथ निकलते हैं, गामा कभी साथ नहीं निकलता, गामा उसके बाद निकलता है। ठीक है ना? अच्छा, अब इस चीज को थोड़ा ऐसे भी समझ लेते हैं, सुनो जरा बाबा। मिसाल की तौर पे हम कहते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है इस तरह से, जिसका Z जो है वो ऐसे समझ लो ये है, और इसका जो मास है वो भी इस तरह से ये है, जो चार्ज है इसका वो है, और उसके साथ हम कहते हैं कि जो उसका मास है वो भी इस तरह से ये है। अब पता क्या होगा,
इसने क्या है, अल्फा बीटा पहले इमिट करनी होती है। अल्फा बीटा में क्या होता है, सबसे पहले बात सुन लो, अल्फा में चार्ज नंबर डिक्रीज होगा कितना, -2। अच्छा भला मास नंबर डिक्रीज होगा कितना, -4। चार्ज नंबर डिक्रीजेस बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। तो क्या होता है, एक अल्फा इमिट कर देता है ना, पहले इसने एक अल्फा इमिट किया तो उसकी जो लेवल ऑफ न्यूक्लियस है वो कम हो जाती है। ये देखें जरा, पहले क्या था, ZA था, अब ZA नहीं होगा, अब Z-2 और A-4 होगा। चार्ज नंबर डिक्रीज भी हुआ है, मास नंबर भी डिक्रीज हुआ है। अब इसने अल्फा बीटा तो इमिट किया, पर अल्फा बीटा के बाद इसने अगर खुद को स्टेबल करना है ना, अगर खुद को स्टेबल करना है तो फिर ये करेगा क्या, आगे क्या करेगा बेटा, ये गामा रे इमिट करता है, ये गामा रेडिएशन करता है, तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियस बन जाता है। तो मैं दोबारा से बता दूं, ये ग्राफ या ये स्टेप जो है किस तरह के बेटा, पहले आपका क्या था, रेडियो एक्टिव अनस्टेबल न्यूक्लियस था। उस अनस्टेबल न्यूक्लियस में सबसे पहले क्या निकलेगा, अल्फा बीटा। तो चार्ज नंबर, मास नंबर इस तरह के चेंज होंगे अल्फा से, और अगर बीटा भी निकला तो उस तरह से। तो अल्फा निकले या बीटा निकले, जो एटॉमिक स्टेट है वो कौन सी हो जाती है, फिर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जो न्यूक्लियस है वो कौन सी स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड में। तो उसने क्या करना होता है, एक और गामा इमिट करना होता है। जब ये एक और गामा इमिट करेगा तो जाके फुल स्टेबल स्टेट में बन जाता है। तो दिस वन इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डिके। बड़ा सादा सा बता दूं, अल्फा बीटा साथ निकलते हैं, गामा उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, इसका हम एक MCQ भी करते हैं।